हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का नौवां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कोर्ट में विवान और नव्या आए तो नव्या को एक बार फिर उन सबका सामना करना था और ये बात विवान कल ही समझ गया था। उसने नव्या को चाय की पटरी पर बैठाया क्योंकि अभी वक्त था और खुद उसके पास आकर बैठकर बोला, नव्या, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। आज जो कुछ भी होगा वो इतना इजी नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे लिए। पर दीपक को उसके गुनाह की सजा देना होगा। अंदर कैसे होगा, क्या होगा, मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि तुम डट के सामना करोगी क्योंकि इस लड़ाई में बहुत कुछ हारा है तुमने। अब नहीं, नव्या ने हाँ में सिर हिलाया और फिर दोनों चल दिए अंदर। पर एक बात से नव्या बेखबर थी जो आज होने वाली थी। अंकुश और नेहा आ नहीं पाए थे पर उनके लिए भी ये दिन बहुत बड़ा था। 1 घंटे बाद कोर्ट रूम में सब आ गए थे। दीपक, कुसुम और रोनी को भी लाया गया था। तीनों की नज़र जब नव्या पर पड़ी तो वो तीनों आग हो रहे थे, पर नव्या की नजरें भी हट नहीं रही थी। आज खौफ नहीं था उसकी आंखों में। उन तीनों को कटघरे में खड़ा किया गया। राघव और रोहानिका भी आ गए थे। दीपक ने रोहानिका को देखा तो और गुस्सा आ गया कि तभी जज आए। सब खड़े हो गए। जज ने सबको बैठने को कहा और फिर खुद बैठकर उन तीनों की तरफ देखा। जज की तरफ एक फाइल दी गई जिसे पढ़कर जज ने बोला, हाँ, तो कार्रवाई शुरू की जाए। दीपक ने जज से कहा, आप तीनों की तरफ से कौन है? कि एक वकील आया और कहा, मेरे मौकिल दीपक और उनकी माँ भाई की तरफ से मैं हूँ आकाश वर्मा। ये नाम सुनते ही विवान ने कुछ नहीं कहा, पर गुस्सा था उसकी आंखों में, जैसे वो जानता हो कि ये किसके कहने पर आया है। नव्या की तरफ से ये केस के लिए जब वकील का नाम दिया गया तो सब चौंक गए क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि विवान कपूर था, जिसके आगे सब जानते थे कि क्या होगा। वो ऐसे केस बहुत ही कम लेता था और लेता तो उसका सही होना तो तय था। नव्या को जब पता चला कि विवान लड़ रहा है ये केस तो वो देखती रह गई। विवान उठा और केस लड़ने के लिए वो चल दिया। आकाश भी एक बार को डर गया था पर फिर वो भी आज तैयार था। आकाश आकाश ने कहा, जज साहब, ये है दीपक और उनकी माँ कुसुम और भाई रोनी, लंदन के जाने माने बिजनेसमैन। पर वो कहते हैं ना कि एक शरीफ इंसान की इज्जत के संग कुछ लोग बदनाम कर ही देते हैं। और ये कहते हुए नव्या को देखने लगा पर विवान चुप था। आकाश दीपक से तो बोला, दीपक, आप बताइए कि इंडिया में आप कब आए और कब से रह रहे हैं और लंदन जाने से पहले आप नव्या को कैसे जानती हैं? दीपक ने कहा, सर, मैं नव्या को जानता था। इनके पापा हमारे घर इनका रिश्ता लेकर आए थे। असल में मेरी माँ को एक सीधी सादी लड़की चाहिए थी जो नव्या को देख मेरी माँ को पसंद आ गई थी। पर हमें क्या पता था कि जिसे हम सीधा समझ रहे वो एक बर्बादी है। मेरी माँ को इसने इतना परेशान किया, उसे जला तक दिया था मेरे भाई के संग, और फिर इल्ज़ाम भी उसी पर लगा दिया। और जब मैंने इसे घर से निकाल दिया तब ये मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करने आ गई। आकाश ने कहा, बिल्कुल दीपक, और इसका सबूत है नव्या के ऑफिस में नव्या का दीपक को धमकियाँ देना, कैसे उन्हें टॉर्चर किया गया और तस्वीरें जज को दी गई। जज ने वो तस्वीर देखी और कुछ लिखा। आकाश ने बोला, जज साहब, मेरे मौली को इस तरह परेशान किया गया और इतना ही नहीं, सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, नव्या जी के काबिल दोस्त विवान ने अपने दोस्त से कहकर दीपक और उनके परिवार को परेशान किया। बिना शादी के उनको धोखे में रखा और ये यकीन दिलाया कि वो शादी कर चुका। ऐसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। जैसे रूहानिका है वैसे ही नव्या किसी को फंसाने के लिए अपने जिस्म, वो आगे कहता कि विवान अपनी चेयर से उठा। उसके उठते ही सब देखने लगे तो विवान ने जज साहब से कहा, मेरे दोस्त मैं लड़कियों पर बहुत कुछ कह चुके हैं।
अब मैं चाहता हूँ कि ये कुछ आराम करें। वो क्या है ना, मैं कुछ इनकी मौलिक से बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो, और आकाश जी की भी। जज ने कहा, जी बिल्कुल। आकाश भी आकर बैठ गया और विवान दीपक की तरफ बढ़ता है और एक नज़र उसको देखता है, फिर कहता है, तो आप है कुसुम, दीपक की माँ। कुसुम जी ने कहा, जी हाँ मैं हूँ। विवान ने कहा, हाँ तो आपने अपने बेटे के लिए नव्या को पसंद किया था, तो जाहिर सी बात है आप उसके बैकग्राउंड के बारे में जानती होंगी। मेरा कहने का मतलब है कि उसका परिवार कैसा है, क्या करता है, ये सब है ना। कुसुम ने कहा, हाँ पता था। विवान ने कहा, अच्छा तो आपने मिस्टर गोपाल से शादी के दिन 25,000 भी मांगे थे, सही कहा ना मैंने? कुसुम ने कहा, हाँ। वो विवान ने कहा, ठीक है वो भी रहने दीजिए। वो गाड़ी जो आपके सुपुत्र चलाते हैं वो कौन लाया था? दीपक ने कहा, हम लाए थे। और कौन लाएगा? विवान। तो विवान बोला, तो आपका नाम अब गोपाल भी है क्या? क्या बात है आंटी, आपने अपने बेटे के नाम भी बदल दिए। आकाश ने कहा, मिस्टर विवान साफ साफ बोलिए, ये इन सब से क्या मतलब है? विवान ने कहा, मतलब है आकाश, आराम से, आपकी बात मैंने सुनी, अब आप सुनिए। हाँ तो मैं कह रहा था कि मिस्टर दीपक ने गाड़ी ली, लेकिन उसका पेमेंट गोपाल जी क्यों कर रहे थे? अब इतना बड़ा बिजनेसमैन की ये बात मेरी समझ नहीं आई, और इसको साबित करने के लिए मेरे पास बैंक डिटेल्स हैं जो ट्रांजैक्शन हुए हैं अकाउंट से, और वो जज को देता है। दीपक, आपने दहेज लिया जो एक बस जरिया था पैसे लेने का, है ना? और अगर नव्या आपको इतना परेशान करती थी, आप पर ऐसे इल्ज़ाम लगाती थी, आपकी माँ को जलाया था, तो फिर आपके दहेज का पता लगने के बाद वो कुछ क्यों नहीं करेगी? सब विवान को देखने लगे। दीपक का लगाया इल्ज़ाम उसने एक झटके में बदल दिया था। अब वो कुसुम से बोला, आप हर महीने गोपाल जी से पैसे मांगती थी और वो दे रहे थे, यहाँ तक कि आपने उनकी दुकान तक को हड़प लिया था, जिसके भी सबूत है मेरे पास। और क्या कहा था रोनी के संग? नव्या ने गलत करना चाहा तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसने एक रिकॉर्डिंग वहाँ चला दी जिसे देख सबके होश उड़ गए। रोनी नव्या के संग गलत करना चाह रहा था और अपने आप को बचाने के लिए नव्या ने उसके सिर पर वार किया था, जिसका इनाम उसे दीपक की मार से मिला था, और रूहानिका के साथ भी। जब इसने ऐसा करना चाहा तो रूहानिका ने उसे जवाब दिया, तो वो गलत हो गई। क्यों मिस्टर आकाश? विवान की आवाज़ में एक रोष था। वो आगे बोला, और दीपक, तुमने शादी की थी ना नव्या से, पर वो शादी तो शादी थी ही कहाँ, वो तो एक सौदा था, जैसे मीना का किया था, जैसे सालों पहले एक मासूम का किया था। क्यों, है ना? सब हैरान थे। दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहीं नव्या भी विवान का मतलब नहीं समझ पाई थी। विवान जज से बोला, सर दीपक को मेरी कंपनी में लाने का लालच मेरा था, पर ये वहाँ ज़मीन के लिए नहीं, लड़कियों को बेचना चाहता था। नव्या से इसकी शादी कभी थी ही नहीं, क्योंकि इसने तो बहुत सी की है शादी, और जहाँ तक मैं और आप जानते हैं, एक शादी के होते हुए दूसरी शादी का मतलब नहीं है, और इसकी तो न जाने कितनी है। आपके पास पहले ही सबूत है कि इसने नव्या को और उनके परिवार को किस तरह मारा है ना। रूहानिका की से शादी हुई, ना कुछ हुआ था, वो बस एक सच को सामने लाने का जरिया था। हर औरत गलत हो ये ज़रूरी नहीं होता। हमारे समाज में अगर एक औरत कोर्ट लाई गलत के लिए आवाज़ दे तो क्या गलत है? इन जैसे लालची लोगों की वजह से ना जाने कितनी नव्या अपना परिवार खो देती है, और हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों? बोलिए क्यों? क्यों एक बहन को उसका भाई मरते हुए देखता है, क्यों वो कुछ कर नहीं पाया? क्यों? उसकी आंखें भर आई और गुस्सा था उसकी आंखों में। नव्या और बाकी सब नम थे। विवान आकर बैठ गया। आकाश ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर वहाँ शांति रही। फिर जज बोले, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर ये साबित होता है कि दीपक और उनके परिवार ने नव्या को और उसके परिवार को मारा, जिसमें नव्या तो बच गए, लेकिन उनका परिवार नहीं। हर लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, और इसलिए मैं ये सज़ा सुनाता हूँ कि दीपक और उनके परिवार, कुसुम और उनके भाई रोनी को धारा 375 के तहत इनको मृत्युदंड दिया जाता है, वो भी कल। कोर्ट इज एडजस्ट
नव्या आज जीत गई थी। आज उसे हकीकत में इंसाफ मिला था। धीरे धीरे सब जा चुके थे। आकाश तक चला गया। उसे खुद पर ही घिन थी कि उसने दीपक का केस लिया था। राघव और रूहानी का भी बहुत खुश थे। नव्या की नज़र एक बार विवान पर गई। दोनों देख रहे थे। ये देख राघव और रूहानी का वहां से चले गए। नव्या विवान के पास आई और उसकी आंखों में भी आंसू थे। नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ आगे किया और कहा, चलो। विवान और नव्या जैसे समझ गए कि क्या हो रहा है। दोनों निकल गए। बाहर मीडिया विवान का वेट कर रही थी, इसलिए उसके बॉडीगार्ड ने उन दोनों को सेल्फी निकाला और दोनों गाड़ी में बैठकर आ गए। नेहा और अंकुश भी ये सुन बहुत खुश थे, पर केस जो वहाँ था उसकी वजह वो आ नहीं सकते थे। पर घर आकर विवान अपने कमरे में चला गया। नव्या समझ रही थी कि उसने कुछ नहीं कहा और वो भी अपने कमरे में चली गई। जहाँ नव्या को दीपक के अंत से खुशी थी, वहीं उसने अपने परिवार को खो देने का दर्द। रात हो चली थी। काका के कहने पर नव्या आई तो उसने देखा कि विवान नहीं आया था नीचे। उसने कुछ नहीं कहा, वो बस विवान के कमरे की तरफ चली गई। काका भी कुछ नहीं बोले। नव्या विवान के कमरे में आई तो देखा कि वो बालकनी में है। नव्या भी वहीं आकर खड़ी हो गई। दोनों शांत थे। उसने बस हल्के से कहा, विवान। विवान बस नव्या के गले लग गया और उसकी आंखें गीली हो गई। नव्या उसकी पीठ सहला रही थी और दोनों बस ऐसे ही लगे रहे। विवान रोते हुए बोला, नव्या। नव्या, आज उसे सजा मिल गई। नव्या, उसे सजा मिल गई। मेरी स्मृति खुश होगी ना। और तुम्हें उसे आज़ादी मिल गई। नव्या, वो आज खुश। नव्या समझ गई कि स्मृति के संग गलत करने वाला भी दीपक था। उसकी आंखों से आंसू बह गए। जिस दीपक को देखकर वो अंदर तक सुलग गई थी, वही विवान ने इतने साल तक उसे देखा और आने के बाद भी उसे बर्दाश्त किया, कराया और सोफे पर बैठकर नव्या ने विवान को शांत कराया। अपनी गोद में सिर रखकर सहलाते हुए नव्या ने कहा, बस बहुत हो गया। अब मैं हूं ना, स्मृति आज बहुत खुश होगी। अब बस आप चुप हो जाओ। और सहलाती रही। विवान भी नव्या के पास ही सो गया। नहीं, वो भी विवान के पास ही सो गई। पर आज नव्या सुबह जब नव्या की आंख खुली तो उसने देखा कि विवान के पास ही सिर रखकर वो सो गई थी। वो विवान को देखने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर वो शांति, वो सुकून था जो शायद ही उसे मिला हो। उसे ऐसे देखते ही नव्या खुद से बोली, जो हुआ हो चुका, पर अब बस एक नई शुरुआत होगी मेरी वजह से। विवान ने बहुत कुछ किया है, कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ा। जब जब मैं कमज़ोर पड़ी तब तुम मेरे लिए खड़े हुए। मैं जानती हूँ ये शादी किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन अब इसे निभाने का वक्त है। जानती हूँ तुम नहीं मानते हो, पर यह रिश्ता मैं पूरा करूँगी। और ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में विवान में उठ गया। उसे रात की सब बात याद आ गई। उसने उधर उधर देखा तो नव्या वहाँ नहीं थी। वो खुद से बोला, ये कहाँ गई? कल मैं अपना दर्द तो याद किया, पर नव्या का मैं कैसे भूल गया? वो भी कल कितना परेशान थी। ये कहते हुए वो बाहर आया तो नव्या काका के संग नाश्ता लगा रही थी और खुश थी। नव्या को ऐसे देख एक पल को विवान हैरान रह गया, पर फिर उसने उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। नव्या अपना काम कर रही थी कि उसकी नज़र विवान पर गई। उसने विवान को देखा और इशारे में कहा, क्या हुआ? विवान ने ना में सिर हिला दिया तो नव्या भी मुस्कुरा दी और उसने विवान से कहा, विवान जाए, जल्दी तैयार हो जाए। आपको चलना नहीं है क्या वहाँ जहाँ आप ले जाना चाहते थे हमको? विवान ने कहा, हाँ मैं तैयार होकर आता हूँ, और कमरे में चला गया। वहीं नव्या भी नाश्ता काका के संग टेबल पर लगाने लगी। कुछ ही देर में दोनों ने नाश्ता किया और घर से निकलने लगे कि विवान ने काका से कहा, काका उनका कमरा साफ करा दिया ना, और लंच भी उनका नॉर्मल होना चाहिए, मंदिर भी देख लीजिएगा। काका मुस्कुरा दिए और कहा, जी बेटे आप लाओ तो उन्हें। विवान ने हाँ में सिर हिलाया और नव्या के संग निकल गया। कुछ ही देर में दोनों एक घर के पास आए। गेट खुला और गाड़ी अंदर आ गई। विवान ने गाड़ी रोकी और नव्या की तरफ देखते हुए बोला, नव्या आज मैं जिनसे तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ वो मेरी माँ और स्मृति के बाद पहले वो इंसान है जिनके लिए मुझे जीना था, जिन्होंने मुझे बचाने के लिए खुद मौत को चुनौती दी है। चलो अब। उत्तरी और उतरे दोनों उतरे और दोनों अंदर आए कि तभी आवाज़ आई, आ गया मेरा शेर। नव्या भी नीचे। विवान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो बोला,
हाँ, मेरी रॉकस्टार में आ गया। जैसे ही उस व्यक्ति ने नव्या को देखा तो वो हैरान होते हुए बोला, परी। नव्या भी मुस्कुरा उठी और पास उनके पास जाके उनके पैर छूते हुए बोली, कैसे हैं आप दादू? दवाई ली है ना? विवान नव्या को दादू से ऐसे बात करते देख हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस हैरानी से नव्या को तो कभी दादू को देख रहा था। तो दादू बोले, हाँ मेरी परी, मैंने सब लिया है। देख अब तो चलने भी लगा हूँ थोड़ा थोड़ा। दादू खुश होते हुए बोली। तो नव्या बोली, ये भी है, अब मैं और आप चलेंगे ना वॉक पर दादू? हाँ क्यों नहीं। विवान अब तक देख रहा था कि दादू बोले, विवान मैंने तो कहा था ना कि मैं परी से तुझे मिलवाऊंगा, और तू इसे ले भी आया। इसने ना मेरा पूरा ध्यान रखा। जब मैं बोल नहीं पाता था ये मेरे से बात करती घंटों घंटों। मैं बोल नहीं सकता था लेकिन इसकी बातें सुन मैं कोशिश करता, और जिस दिन मैं होश में आया उस दिन उस बूढ़े ने मुझे बताया इस परी के बारे में। सच में ये परी है। आज तेरा ये दादू इसकी वजह से ही यहाँ खड़ा है। शेर। विवान नव्या को देख रहा था। वही नव्या नीचे करके खड़ी थी। विवान ने कुछ नहीं कहा। वो दादू से बोला, हाँ दादू, ये सच में परी है। इन्होंने जो किया है ना मेरे लिए, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे रॉक स्टार जो मुझे वापस दिए हैं इन्होंने, वरना मैंने आपको भी खो दिया था। उसकी आंखों में नमी आ गई। दादू भी नम हो गए। तो दादू बोले, शेर तो कब से रोने लगा? और ये बता, मेरा कमरा सही है या नहीं? कहीं उस शैतान ने खराब तो नहीं किया? विवान हंस पड़ा और कहा, दादू वो अभी मुंह बनाकर कहा, तो यहाँ है भी नहीं। वो काम से बाहर गया है पर जल्दी आएगा। दादू ने कहा, मतलब कुछ दिन मुझे तंग करने को कोई नहीं मिलेगा? और हंस पड़ते हैं। विवान भी हंस देता है। दादू और विवान नव्या कुछ देर में घर के लिए निकल जाते हैं। दादू ने कहा, अच्छा विवान ये बताओ, तुम परी को ऐसे जानते हो? कब मिले उससे? विवान और नव्या एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर विवान धीरे से कहता है, दादू ये मेरी वाइफ है। ये सुनते ही दादू हैरान हो जाते हैं पर कुछ कहते हैं कि घर आ गया। तीनों घर आए तो दादू आकर सोफे पर बैठ गए। विवान और नव्या भी उनके पास आए। विवान बोला, दादू जो हुआ वो। दादू एक नज़र विवान को देखते हैं तो विवान चुप हो जाता है। फिर वो नव्या को देखते हैं और हल्का सा मुस्कुराकर कहते हैं, मेरा शेर कभी कुछ गलत नहीं कर सकता और इसी बात का गर्व है मुझे। और अपने लिए जो जीवन साथी इसने चुना उसमें भी गलत नहीं है। मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए। फिर नव्या का हाथ विवान के हाथ में रख कर उन्हें नव्या से कहा, बेटी मेरे इस पागल ने बहुत कुछ देख लिया है। ये कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करता है। हर वक्त अपना दर्द छुपा लेता है और दूसरों का सोचता है। मुझे इसकी बहुत चिंता सताती है। मेरे बाद कौन रखेगा इसका ख्याल? विवान ने कहा, दादू आप फिर। नव्या बोली, दादू आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि विवान जी का मैं पूरा ध्यान रखूँगी, और आप तो है ही, कभी अकेला नहीं होने दूंगी इन्हें। विवान हैरानी से नव्या को देख रहा था। दादू ने कहा, तू है तो अब मुझे फिक्र नहीं है। नव्या भी मुस्कुरा दी। नव्या अब बोली, चलो आप आराम करो, मैं आपके लिए आपका नाश्ता लेकर आती हूँ। दादू ने कहा, फिर से दलिया? दादू ने मुंह बनाकर कहा। नव्या बोली, नहीं, आज आपकी पसंद का पोहा खा सकते हो। आप बैठो, मैं लाई, और चली गई। विवान दादू को उनके कमरे में ले गया। सबने नाश्ता किया। उसके बाद विवान दादू को लेकर उनके कमरे में रेस्ट करने को कहा। दादू को विवान ने नव्या के बारे में बताया तो दादू की भी आंखें भर आई कि नव्या दादू के लिए दूध लेकर आई और कहा, दादू दूध लो, फिर दवाई भी तो लेनी है। दादू ने कहा, हाँ ला तो दे, और अब तुम दोनों आराम करो। नव्या और विवान ने मना किया तो दादू ने कहा, जाओ, मैं ठीक हूँ, कोई बात होगी तो बता दूंगा। नव्या और विवान जाने लगे तो दादू बोले, नव्या तुम दूसरे कमरे में क्यों सो रही हो? मुझे रामू ने बताया। नव्या और विवान चुप हो गए तो दादू ने कड़क आवाज में कहा, आज से नव्या इस घर की बहू है और तुम्हारी पत्नी है, और उसका हक है तुम और तुम्हारी हर चीज पर। आज से तुम दोनों एक ही कमरे में रहोगे, ये मेरा ऑर्डर है। विवान नव्या ने बस हाँ में सिर हिलाया और एक दूसरे को देखा और फिर चले गए। दादू मुस्कुरा उठे और
कहा प्लान सक्सेसफुल और फिर सो गए। विवान नव्या को लेकर परेशान हो गया था। उसे याद था कि जब ये शादी हुई थी तो नव्या कितना परेशान हो गई थी और विवान ने उसे वादा किया था कि वो इस शादी से जुड़ा कोई हक नहीं जताएगा, न मानेगा। पर अब अचानक से ये सब होना वो उसे लेकर चिंता में आ गया था कि नव्या के आने की दस्तखत हुई। विवान ने नव्या को देखा तो नव्या भी उसे देखने लगी कि विवान ने अपनी नज़र हटा ली तो नव्या अंदर आई। वो चुप थी। विवान कबोर्ड के पास गया। नव्या देख रही थी। विवान ने उसमें से एक ब्लैंकेट निकाला और पिलो लिया और पास पड़े काउच पर रख दिया। फिर वो वापस कबोर्ड पर गया और अपने कपड़े सही करके एक जगह खाली करी, एक अच्छा सा स्पेस बना दिया था। नव्या देख ही रही थी कि विवान नव्या के पास आया और कहा, नव्या तुम सोच रही होगी ना कि मैंने क्यों नहीं पूछा दादू के बारे में। मैं वो इसलिए क्योंकि जो तुमने किया है उसे थैंक यू बोलकर मैं छोटा नहीं कर सकता हूँ, और सॉरी भी। दादू ने ऐसे ही तुम्हें यहाँ रुकने को, पर आई प्रॉमिस नव्या हम इस कमरे में होंगे पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और कुछ वक्त बाद में दादू से बात करूँगा, वो समझ जाएंगे। विवान ने जब ये कहा तो नव्या बस उसे देख रही थी। फिर वो विवान के पास आई और उसे बैठाते हुए बोली, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है विवान, हम तुम्हें जानते हैं। और दादू ने गलत कहा वो और दादू ने क्या गलत कहा वो वही कहेंगे ना जो देखा है। एक पति पत्नी रहते तो एक ही कमरे में है ना। फिर एक आंख मारते हुए, तंग तो तुम होगे क्योंकि मैं तो इस कमरे में खूब सिंचैन देखूंगी। वो भी तेज आवाज में, और मुस्कुरा दी। विवान भी मुस्कुरा दिया। नव्या ने कहा, चलो अब सो जाओ, कल से ऑफिस भी तो जाना है, और उठकर जाने लगी काउच की तरफ। तो विवान बोला, नव्या तुम बेड पर सो जाओ, मैं वहाँ सो जाऊंगा। नव्या ने कहा, नहीं विवान, ये कमरा। कि विवान बीच में बोला, ये कमरा सिर्फ मेरा ही नहीं है अब, और मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो बिल्कुल भी। तो चलो अब सो जाओ। और वो काउच पर जाकर लेट गया। नव्या भी जाकर बेड पर लेट गई। विवान ने नव्या को देखा और फिर वो सो गया। अगली सुबह विवान अपने समय से उठ गया। उसने देखा कि नव्या अभी भी सो रही है तो उसने अलार्म बंद कर दिया ताकि नव्या की नींद ना टूटे, और नव्या को देखता रहा। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। विवान नव्या को देख मुस्कुरा उठा और फिर जॉगिंग के लिए चला गया। नव्या की आंख खुली थी तो उसने घड़ी देखी तो 7 बज रहे थे। वो चौंक गई और कहा, ये क्या, इतना देर कैसे हो गई मुझे। वो जल्दी से उठी और बाथरूम में जाने लगी कि तभी दरवाज़ा खोला। नव्या का ध्यान नहीं था। वो जैसे ही अंदर आई उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत पलट गई और कहा, सॉरी सॉरी सॉरी। वो जाने लगी कि तभी उसका पैर फिसला। वो गिरती कि विवान ने उसे पकड़ लिया और नव्या का हाथ विवान के कंधे पर था तो विवान का हाथ नव्या की कमर पर था। नव्या ने डर के मारी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। विवान तो बस नव्या को देख रहा था। फिर वो उससे अलग हुए और कहा, नव्या कपड़े पहने हुई कपड़े पहने हुई मैं। देखो, नव्या ने धीरे से आंख खोली तो विवान ने लोअर पहन रखा था, बस ऊपर टॉवल थी। एक पल को नव्या देखती रह गई। विवान बहुत ज़्यादा हैंडसम था। नव्या आज पहली बार विवान को इतने गौर से देख रही थी कि विवान बोला, तुम तैयार हो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। और आराम से गिर मत जाना। नव्या हल्का सा शर्मा गई तो विवान भी मुस्कुरा कर चला गया। नव्या ने कहा खुद से, ये क्या हो गया था हमें। और फिर वो भी नहाने चली गई। कुछ ही देर बाद विवान भी तैयार हो चुका था कि नव्या आई। विवान ने जब नव्या को देखा तो देखता रह गया। नव्या ने आज हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नव्या ने जब विवान को खुद को अपनी तरफ देखते पाया तो उसकी आंखें नीचे हो गई। विवान भी समझ गया तो वो नव्या के पास आया। नव्या की दिल की धड़कन बढ़ रही थी कि विवान ने धीरे से कहा, बड़ी प्यारी लग रही हो, और नव्या की नाक छूकर हंस दिया तो नव्या भी मुस्कुरा उठी। विवान बोला, बस ऐसे ही रहा करो, कुछ भी अनकंफर्टेबल लगे तो बोल देना, हम दोस्त हैं पहले। नव्या देखने लगी। विवान बोला, चलो मैं जाता हूँ, तुम आ जाओ, और चला गया। नव्या मन में, कैसे समझ जाती हो हर बात, नव्या ने कहा। नव्या और विवान जब नीचे आए तो दादू बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। नव्या और विवान ने दादू के पैर छुए तो दादू बोले, जीते रहो मेरे बच्चों, खुश रहो, हमेशा ऐसे ही रहो। विवान ने कहा, दादू आप जल्दी उठ गए ना, आराम नहीं कर सकते थे। दादू बोले, ताकि तू जीत जाए। वैसे जीत तो गया, तो मेरे उठने से पहले ही जॉगिंग पर चला गया। विवान बोला, और क्या, आप बूढ़े हो गए हो तो मैं ही जीतूंगा ना। दादू मुंह बना
बनाकर बोले, बूढ़ा? मैं बूढ़ा? बूढ़ा हो मेरे दुश्मन, मैं तो आज भी हैंडसम हूँ, लड़कियां मरती हैं मेरे पर, आज भी। वो तो तेरे लिए मैंने छोड़ दिया है। विवान बोला, अच्छा, आपका बहुत बहुत थैंक यू जी, और हंस पड़ा। दादू भी हंस पड़े, नव्या भी मुस्कुरा रही थी। आज वो विवान को पहली बार इतना खुलकर हंसते हुए देख रही थी कि विवान बोला, अच्छा दादू, नाश्ता करके आप दवाई लो, फिर मैं और नव्या को ऑफिस जाना है। नव्या, नाश्ता लगवा दो। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया और जाने लगी तो दादू बोले, रुक जाओ नव्या। नव्या रुक गई। विवान भी दादू को देखने लगा तो दादू बोले, आज कोई ऑफिस नहीं जाएगा। विवान और नव्या एक दूसरे को तो कभी दादू को देखने लगे। विवान और नव्या दादू को देख रहे थे तो दादू बोले, आज कोई ऑफिस नहीं जाएगा, ना नव्या बहू न शेर। विवान ने कहा, पर दादू क्यों? मेरी मीटिंग है आज। दादू बोले, विवान। अब विवान समझ गया कि दादू नहीं मानने वाले, क्योंकि दादू उसका नाम जब भी लेते थे मतलब कुछ तो होगा ही। विवान, ठीक है दादू, मैं ऑफिस में प्रणव को कह देता हूँ, वो देख लेगा काम। आप बताओ क्या करना है? दादू मुस्कुरा उठे और नव्या से कहा, बहू, मैंने तुम दोनों की शादी तो नहीं देखी। जो अरमान मैंने विवान के लिए देखे थे, मैं उन्हें पूरे तो नहीं कर पाया। उसकी पत्नी को जो प्यार और सम्मान मैं देना चाहता था वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, पर अब मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। विवान और नव्या दादू को देख रहे थे तो दादू ने कहा, हमारे यहाँ जब बहू आती है तो उसे हमारे यहाँ की एक रस्म करना होता है, और ये रस्म का मतलब बहुत होता है, सिर्फ कहने को नहीं होती ये रस्म। इसमें पति पत्नी पूरे मन से ये रस्म को करते हैं और निभाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ये रस्म करो। विवान उठ खड़ा हुआ और कहा, नहीं दादू, मैं आपकी सारी बात मान सकता हूँ, पर ये रस्म मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। आप इसका कारण बहुत अच्छे से जानते हैं और अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। विवान ने कहा और चला गया। दादू बस देखते रहे। नव्या को भी समझ नहीं आया कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो विवान दादू से ऐसा कह गया। दादू ने नव्या को देखा और कहा, बेटा, ये सोच रही हो ना कि विवान इस तरह क्यों बोला? नव्या चुप रही तो दादू बोले, बेटा, उसने जो देखा है उसके बाद उसे इन सब में कोई विश्वास नहीं रह गया है। उसका होगा भी कैसे भगवान को, जो उसने उसे दूर कर दिया। मेरा विवान ने हर दर्द सह लिया, बस ये दर्द वो कभी भूल नहीं पाता। बस मेरा विवान पहले की तरह हो जाए, यही दुआ मेरी। और उनकी आंखों में आंसू आ गए। नव्या ने कहा, दादू। नव्या ने दादू के आंसू पोंछे और कहा, अच्छा चल, मैं कुछ देर आराम कर लूँ। दादू ने कहा और चले गए। नव्या भी देखती रही। उसने कुछ सोचा और फिर काम में लग गई। वहीं विवान ऑफिस के लिए निकल गया था। वो नहीं चाहता था कि दादू को वो कुछ और कहे। दादू से जितना वो प्यार करता था उतना ही उनकी इज्जत करता था, और आज दादू से ऐसा कहना उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो मन ही मन बोला, दादू, मैं आपको तकलीफ दे दी, जानता हूँ कि मेरी बातें आपको बुरी लग गई, पर मैं क्या करूँ? मैं वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, और ना ही नव्या को कह सकता हूँ। जब हमारा रिश्ता, कैसे उससे कुछ मांग सकता हूँ? कैसे मांग सकता हूँ? बिना उसकी मर्जी के जुड़ा हो हमारा रिश्ता, तो मैं उससे कैसे कुछ मांग सकता हूँ? तो मैं, वो मेरी पत्नी है, पर उसकी भावनाओं का सामना करना भी मेरा फर्ज है। उसकी आंख से एक आंसू आ गए। शायद जो विवान की जुबान नहीं कह पा रही थी, उसके दिल ने कह दिया था। वहीं अंकुश और नेहा ने लाखन सिंह को सजा दिलवा दी थी, हर सबूत दे दिया था, और उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। उसकी आंखें जहां नेहा को घूर रही थी, उसके चेहरे पर एक गुस्सा था। लाखन गुस्से में बोला, ये तूने अच्छा नहीं किया नेहा, तूने आग से खेल खेला है, और आग जिस दिन भड़कती है ना, उस दिन सबको अपने अंदर भस्म कर देती है। तुझे क्या लगता है कि चार दीवारों में बंद कर तू मुझे हरा देगी? तो ये तेरी बहुत बड़ी गलती है नेहा। तेरे से जुड़ा हर व्यक्ति को मैं खत्म कर दूंगा। फिर देखता हूँ कि अंकुश बीच में बोला। जो कुछ काम करके आया था उसकी आवाज़ सुन नेहा और लाखन सिंह उस ओर देखने लगे। अंकुश नेहा के पास खड़े होते हुए बोला, वैसे तू ना सपने बहुत देखता है, लेकिन पूरे तो होंगे नहीं, क्योंकि सपने वो पूरे होते हैं जो सही हो, और तेरा दिमाग सही तो कभी रहता नहीं है। और क्या कहा तूने? नेहा को जलाएगा, उससे जुड़े हर इंसान को ख़त्म करेगा। फिर थोड़ा पास आकर लाखन के आगे, तू आग है तो मैं ज्वाला हूँ। तूने अगर एक चिंगारी भी नेहा की तरफ करेगा करेगा ना, तो भी तो याद रखना, उस चिंगारी को नेहा से पहले मेरे से गुजरना होगा, और वो चिंगारी ज्वाला भस्म कर देगी।
अंकुश ने गुस्से में कहा और नेहा को लेकर चला गया। नेहा बस अंकुश को देखती रह गई। अंकुश नेहा गाड़ी में थे। नेहा चुप थी। तो जो बात अंकुश समझ रहा था कि नेहा बोली, अंकुश। अंकुश ने कहा, हाँ। नेहा ने कहा, दिल्ली जाकर मैं शीतल के संग कहीं चली जाऊंगी। अब मैं वहाँ नहीं रह सकती। मैं दिल्ली लाखन की मजबूरी में आई थी। शीतल को लाखन ने अपने कब्जे में कर रखा था और ये शर्त थी कि मैं उसे पैसे लाकर दूं, वरना वो शीतल को। नेहा कहते कहते चुप हो गई। उसकी आंख नम थी, पर वो आगे बोली, यहाँ मैं आ तो गई थी, पर कुछ नहीं जानती थी। इतने बड़े शहर में रहना एक लड़की के लिए आसान नहीं था, पर करना था कैसे? जैसे तैसे करके एक घर का इंतजाम किया और यहाँ आगे का पढ़ना शुरू किया। पैसे नहीं थे तो काम किया, पर हर निगाहों को अपने ऊपर देख एक डर बैठ जाता था। पर शायद किस्मत से लड़ना सीख गई। फिर नव्या मेरी जिंदगी में आई। उसे देख मुझे हिम्मत मिलती और अपने अनाथ की तभी गाड़ी रुकी। नेहा ने ऊपर देखा तो अंकुश उसे देख रहा था। अंकुश ने बोला, जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? बस इतना ही था, ये ही था। कोई वजह नहीं है यहाँ रुकने की। बोलो। नेहा, कोई वजह नहीं है। अनाथ हो ये किसने कहा? कह दिया तो मुझे भी चले जाना चाहिए ना। बोलो। हाँ, और अगर ऐसा है तो। नेहा हैरानी से अंकुश को देखती है तो अंकुश कहता है, किसी का थप्पड़ खाने के बाद भी मुस्कुराहट नहीं आती। मेरे चोर कह देने से बुरा नहीं लगता। सोते वक्त भी टैडी बोल दे तो गुस्सा नहीं आता है। और फिर भी अगर तुम कहती हो कि कोई नहीं, देन यू गो। अंकुश गाड़ी चलाने वाला ही होता है कि नेहा उसके गले लग जाती है। अंकुश थोड़े गुस्से में लगता है तो नेहा रोते हुए बोली, सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना, कभी कभी नहीं जाना चाहती। अंकुश ने कहा, पर क्यों? मैं हूँ कौन? नेहा नेहा ने कहा, आई लव यू, आई लव यू। मैं कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। वो रोए जा रही थी। वही अंकुश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो धीरे से नेहा के पास गया और कहा, लव यू टू मेरी टैडी। और तुम अगर जाना भी चाहती ना, तब भी मैं नहीं जाने देता। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तब तक मैं हूँ, तो तुम अकेली नहीं हो, ये सोचना भी मत। और उसे बाहों में भर लेता है। नेहा भी उसकी बाहों में समा जाती है। पूरा दिन निकल गया था और आज ना विवान की बात हुई नव्या से, ना नव्या की। दादू भी कमरे से बाहर नहीं आए थे। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उन्होंने खाना कमरे में ही खा लिया था। विवान घर आया तो सब सो चुके थे। आज वो जानकर लेट आया था। उसने पहले दादू को देखा जो सो रहे थे और फिर कमरा बंद कर ऊपर चला गया। वो कमरे में आया तो नव्या वहाँ नहीं थी। विवान ने कुछ देर देखा, फिर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद विवान जब बाहर आता है तो नव्या की आवाज़ आती है, खाना खा लीजिए। विवान, हमने लगा दिया है। वो ये सब खाना लगाते हुए कहती है। विवान कुछ नहीं कहता और आकर बैठ जाता है। नव्या गिलास में पानी रख कर जाने लगती है तो विवान उसका हाथ पकड़ता है। नव्या रुक जाती है पर पलटते नहीं है और कहती है, विवान खाना खाओ, अभी इसी वक्त ना आप बात करेंगे ना हमें समझ पाएंगे। विवान ने कहा, नव्या खाना तुमने भी नहीं खाया है, बैठ जाओ। नव्या प्लीज़। नव्या कुछ नहीं कहती और बैठ जाती है। विवान भी चुप रहता है, फिर कहता है, तुम नाराज़ हो ना क्योंकि मैं। नव्या ने कहा, विवान हम नाराज़ नहीं हैं, बस आपको वक्त दे रहे हैं। जानते हैं अतीत के घाव बहुत गहरे होते हैं, जिन्हें कितना भी साफ करो वो हर बार सामने आ जाते हैं और उसे बस नोचते हैं। पर विवान एक सच और भी है। विवान नव्या को देखता है तो नव्या कहती है, दादू। विवान, दादू तुमसे कितना प्यार करते हैं। उनका प्यार उन घाव से बड़ा तो नहीं है ना जो तुम कर ना सको। और दादू कितना चाहते थे हो तो क्यों नहीं कर सकते हो दादू को, अगर इतना चाहते हो तो। विवान चुप था, फिर बोला, नव्या तुम उस रस्म को कर पाओगी, ये शादी? जब तुम मानती ही नहीं तो क्या ये गलत नहीं होगा? पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ समाज के लिए, बाकी तुम खुद जानती हो। नव्या चुप हो गई, पर उसे क्यों बुरा लग रहा था विवान का ऐसा कहना? क्यों? विवान नव्या को खिलाने लगा कि नव्या बोली, विवान हम समाज की नज़रों में ही सही, पर रिश्ता है और इसलिए ये रिश्ते के लिए, दादू के लिए एक बार सोचो। अगली सुबह नव्या उठकर काम करने चली गई। दादू को चाय दी तो दादू ने नव्या को देखा और फिर मुस्कुराकर चाय ले ली और कहा, बेटा तुझे ऑफिस जाना होगा ना, तैयार हो जा, कल भी नहीं गई थी ना, जा अब तैयार हो जा। नव्या समझ रही थी कि दादू को बुरा लगा है। वो कुछ कहती कि पीछे से आवाज़ आई, हाँ जाओ तैयार हो जाओ, टाइम पर है फ्लाइट।
सब हैरान होकर विवान को देखने लगे। दादू ने कहा, दादू विवान को देख रहे थे तो विवान दादू के पास आया और बैठते हुए बोला, सॉरी दादू, मैं आपसे कल तेज बोल गया, नहीं कहना चाहिए था मुझे ऐसा। आई एम सॉरी दादू। क्या करना, अतीत के कुछ पन्नों ने मुझे बस दर्द दिया, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि अपना आगे देखूं। बस कुछ वक्त लगा और आप चाहते हैं ना, चाहते हैं ना तो मैं जाऊंगा, पर आप अपने शेर से नाराज ना हो। दादू मुस्कुरा उठे और कहा, मैं शेर से नाराज नहीं था, तेरे लिए आसान नहीं है, मैं जानता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि नव्या और तुम खुश रहो, उसके लिए ही आशीर्वाद चाहता था। तो ये समझा, ये बड़ी बात है। विवान भी मुस्कुरा उठा, नव्या भी खुश थी। विवान बोला, पर दादू आपको अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, आप यहाँ कैसे रहेंगे? कि तभी एक आवाज आई, अरे जब मैं हूँ तो क्या गम है? क्यों मेरे कैंडी? सब पीछे देखते हैं तो अंकुश और नेहा होते हैं। दादू अंकुश को देखते ही, आ गया ये, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, दादू ने मुंह बनाकर कहा। तो अंकुश दादू के पास आया और बोला, अरे मेरे कैंडी, जब आ गया हूँ तो आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। आपके संग तो मुझे बहुत कुछ करना है, जैसे आप मेरे संग रोज अब टहलने जाना, एक्सरसाइज करना, मेरे हाथ का खाना खाना, बहुत कुछ। क्यों दादू? दादू ने सिर पीट लिया और कहा, गया मैं तो। बाकी सब हंस पड़े, पर विवान अब भी एक सोच में था। नव्या कमरे में सामान रख रही थी, 2 घंटे में उनकी फ्लाइट थी। कि तभी वहां विवान आता है और नव्या को पैकिंग करते रुक जाता है, पर फिर वो भी अपना सामान रखने लगता है। नव्या को लग रहा था कि विवान कुछ परेशान अब भी है, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ जाना नहीं चाहता था, बस दादू के लिए जा रहा था। और ये बात उसे बहुत तकलीफ दे रही थी, उसकी आंखें नम हो रही थी। क्यों? लेकिन इसका मतलब वो नहीं समझ पा रही थी। कि तभी विवान की नज़र नव्या पर गई, जिससे उसके हाथ रुक गए, उसके दिल को एक चोट सी लगी। उसने नव्या से कहा, मुझे माफ़ कर दो। नव्या विवान को देखने लगी तो विवान ने कहा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है, मानता हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच वो रिश्ता नहीं है, और तुम चिंता मत करो। तुम्हें ये रस्म बस ये समझ के कर लेना कि एक दोस्त के लिए कर रही हो, ना हुआ तो मैं अकेले कर लूँगा, पर तुम मत। नव्या ने कहा, प्लीज़। नव्या विवान के मुंह से ये सुन और टूट गई और एकदम से गले लग गई। विवान पहले समझ नहीं पाया, नव्या रोए जा रही थी। कुछ देर में वो शांत हुई और कहा, सॉरी, और बाहर चली गई। विवान खुद से कहा, कागज पर बने फूल बस कागज के ही होते हैं, बस नाम फूल का देते हैं। मेरे साथ तुम्हारी खुशी नहीं है नव्या, और तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। ये सफ़र ना जाने क्या रंग लाएगा, पर जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी दूंगा। और उसकी आंख से आंसू आ गए, पर जल्द ही उसने पोछे और सामान लेकर निकल गया। सब हॉल में थे, नव्या और विवान आ गए। अंकुश ने विवान से कहा, ध्यान से जाना और अपना और नव्या का भी ध्यान रखना, मैं यहाँ देख लूँगा, ऑफिस का भी, तू परेशान ना हो। और कैंडी तो है ही ना। और दादू को देख हंस पड़ा। दादू, हाँ, तेरी सुताई करने का बड़ा मन कर रहा है, अब तू कैसे बचेगा? और आंख विंक की तो अंकुश बोला, आपकी मार, हाय राम, उसकी ये नौटंकी देख सब हंस पड़े। नव्या ने दादू के पैर छुए तो दादू बोले, सदा सुहागन रह बेटी, और मुझे जल्दी से परपोता या पोती दे। ये सुन नव्या और विवान ने एक दूसरे को देखा और फिर चुप हो गए। अंकुश ने कहा, क्या दादू, मेरी बारी भी लगवा दो, आपकी ख्वाहिश मैं पूरी कर दूं। और नेहा की तरफ देखा तो नेहा ने आंखें बड़ी कर दी। दादू, पर पहले तू बड़ा तो हो, वरना फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। अंकुश ने मुंह बना लिया, वहीं नेहा हंस पड़ी। कुछ ही देर में नव्या और विवान निकल गए महाबलेश्वर की ओर। पर यह सफर कैसा होगा? विवान और नव्या महाबलेश्वर के लिए निकल चुके थे। नव्या की ये पहली फ्लाइट थी। इससे पहले तो वो कभी बैठी ही नहीं थी। उसे एक डर लग रहा था, पर कुछ ही देर में वो दोनों एयरपोर्ट आ जाते हैं। नव्या से विवान कहता है, नव्या आप चलो, हम सामान के साथ आते हैं। नव्या ने कहा, नहीं, हम आपके साथ ही जाएंगे, कुछ देर रुक जाएंगे। विवान ने कहा, ठीक है। विवान सामान चेक करवा कर टिकट्स लेकर बोर्डिंग
कर जाता है। नव्या डर रही थी पर वो कुछ कहती नहीं है। दोनों को सीट मिल जाती है। विमान सामान रखकर बैठ जाता है। नव्या भी बैठ जाती है। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है कि नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, कान्हा जी बचा लो हमें, डर लग रहा, हम कभी नहीं बैठे इसमें, अगर गिर गए तो। अरे ये क्या बोल रहे हैं, हम ऐसे कैसे गिर सकते हैं, हम पर फिर भी हमें डर लग रहा है। नव्या ने आंख बंद करके ऐसे कहा और विवान का हाथ पकड़ लिया। विवान ने देखा तो नव्या बोली, हमें डर लग रहा है विवान, हम कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठे हैं, क्या हम ट्रेन से नहीं जा सकते। नव्या ने इतनी मासूमियत से कहा कि विवान को हंसी आ गई। नव्या ने सामने देखा तो चौंक गई। सामने बहुत बड़ी हवेली सी थी और बहुत सुंदर सी नव्या देख रही थी। तब तक विवान ने सामान उतरवाया और दोनों अंदर आए। विवान पूरी हवेली को देख कुछ नम था और नव्या ये जान चुकी थी। विवान ने एक सर्वेंट को बुलाया और कहा, खाना देख लेना और मैम को किसी बात की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनका पूरा ध्यान रखना, जो मैम को चाहिए वो देना। सर्वेंट ने यस सर कहा। विवान बोला, आओ तुम्हें कमरा दिखा दूँ। नव्या उसके साथ आ गई। कमरा बहुत ही बड़ा और बहुत खूबसूरत भी था। विवान ने कहा, तुम आराम करो, मैं आया। नव्या कुछ कहती तब तक विवान चला गया। नव्या ने कहा, हमें पता लगाना होगा कि क्या बात है, कहीं ये विवान की माँ को लेकर तो नहीं। नव्या ये सब सोचने लगी। वहीं दिल्ली में अंकुश और दादाजी बैठे थे। नेहा को भी वहीं रोक लिया था दादाजी ने। अंकुश दादाजी से कहा, दादाजी क्या हमने सही किया नव्या और विवान को वहां भेजकर। आप जानते हैं कि विवान नहीं जा पा रहा था पर फिर भी वो गया, उसके लिए ये आसान नहीं होगा दादाजी। इन सालों में वो कभी उस तरफ जाने की कोशिश तक नहीं की, फिर हमने वहीं क्यों उसे भेजा। दादाजी ने कहा, मैं जानता हूँ अंकुश कि विवान के लिए उस हवेली में जाना, उस जगह जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर तुमने देखा ना, जो उस जगह की बात करने से ही गुस्से में आ जाता था, उसे नव्या ने समझाया और वो मान गया। अंकुश भले ही नव्या और विवान की शादी कैसी भी हुई हो, पर मैंने उन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए प्यार देखा है। मेरे शेर के मन को जानता हूँ, वो नव्या से बहुत प्यार करता है, पर वो क्यों नहीं बोल पा रहा ये मैं जानना चाहता हूँ, और नव्या ही है जो उसके अतीत से उसे बाहर ला सकती है। उस हवेली में जो उसकी यादें हैं उसे वो कड़वी नहीं एक मीठे रूप में देखे, और इसलिए मैंने ये पूजा वहाँ करवाई है। बस ये सफ़र इनके लिए बहुत कुछ नया लाए। अंकुश और दादा सोचने लगे। रात हो गई थी। नव्या अकेली थी। विवान अब तक नहीं आया था कि सर्वेंट वहाँ आया। मैम आपको कुछ चाहिए, हम ला दे। नव्या ने बोला, जी नहीं। सर्वेंट जाने लगा कि कुछ सोच के नव्या ने उस सर्वेंट को रोका और कहा, आपसे एक काम है, करेंगे मेरे लिए। सर्वेंट उसे देखने लगा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। नव्या ने उसे कुछ कहा तो सर्वेंट बोला, मैम पर सर उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि वो बात हो। नव्या ने कहा, आप अपने सर को ऐसे देख कैसे लेते हैं, क्या आपको बुरा नहीं लगता कि वो जैसे जैसे वो रहते हैं वैसे जैसे वो रहते थे वैसे हो जाएं। आपके सर को सही करने के लिए मुझे सब बताएं और फिक्र ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। सर्वेंट ने कुछ नहीं कहा। फिर वो बोला, मैम सर बहुत खुश रहते थे, उनकी मॉम हमारी बड़ी रानी और छोटी गुड़िया यहाँ अक्सर आते थे, बहुत खुश रहते थे, और सर तो बहुत खेलते थे, बुक पढ़ना ये सब बहुत पसंद था। पर मैम और छोटी गुड़िया के जाने के बाद सर यहाँ कभी नहीं आए। दादाजी भी कोमा में जा चुके थे। सर इतने बड़े घर के बेटे थे, पर उन्हें इसी से नफरत हो गई थी। वो सब कुछ छोड़ एक एनजीओ में ही रहने लगे थे। कभी उनका यहाँ आना होता भी तो उनकी वो हालत होती जो आप सोच भी नहीं सकती। सर खुद को एक कमरे में बंद रखते, ना किसी को आने देते, ना कुछ कहते। जिस सर को ये दुनिया जानती है वो उतने ही अलग हैं। सर्वेंट बोलते बोलते नम हो गया। उस कमरे में सिर्फ सर नहीं, उनकी चोट भी है। नव्या ने कहा, चोट? सर्वेंट ने कहा, जी मैम चोट, आइए मेरे साथ। नव्या उसके साथ आ गई। हवेली के एक तरफ एक कमरा था। सर्वेंट ने उसे खोला। नव्या ने देखा वहाँ बहुत अंधेरा था। नव्या जैसे ही आगे बढ़ी कि सर्वेंट ने लाइट ऑन कर दी। नव्या सामने देखा तो उसके होश उड़ गए, उसकी आंख से आंसू आ गए। वो बोली, विवान? वही विवान एक जगह बैठा था। उसके मन एक दर्द था। वो बोला, एक बार फिर उसी जगह खड़ा कर दिया मुझे। क्यों? जिन्हें याद नहीं करना चाहता वो क्यों लाते हो सामने? क्यों नव्या को ले आया मैं यहाँ?
पर कैसे ठीक हूँ मैं? क्या करूँ? जितना शांत होने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मेरा मन मुझे दर्द दे रहा है। क्या करूँ मैं? विवान ये सोच रहा था कि एक फ़ोन उसके पास आया, जिसे सुन वो बोला, मैं आया। उसका ध्यान रखो। विवान ने फ़ोन रखा और जल्दी से गाड़ी लेकर निकल गया। कहाँ? कहा गलती मेरी ही है। मैं उसे कैसे ऐसे अकेले छोड़ आया और हवेली की तरफ चल दिया। विवान घर आया और उसने सर्वेंट से कहा, कहाँ है मैम? सर्वेंट ने कमरे की तरफ इशारा किया तो विवान जल्दी से ऊपर की तरफ भागा। सब एक दूसरे को देखने लगे। विवान जैसे ही कमरे में पहुंचा और कहा, नव्या। नव्या ने आंखें खोली तो विवान जल्दी से नव्या के पास आया और कहा, ये सब कैसे हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या कर रही थी तुम जो चोट लग गई? विवान को ऐसे देखते बोल नव्या बोली, मैं तो हवेली देख रही थी, कितनी बड़ी है। मैं घूमते घूमते एक कमरे में आ गई, वहां अंधेरा था, मेरा पैर फिसल गया। विवान ने जब कमरे की बात सुनी तो वो बोला, कौन सा कमरा और तुम उधर गई क्यों? इतनी बड़ी हवेली में एक वही जगह मिली तुम्हें, लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है। तुम जानती ही नहीं हो इस हवेली के बारे में। मैं ही तुम्हें अकेले छोड़ गया। और ये सब क्या कर रहे थे? विवान जैसे ही सर्वेंट को बुलाने लगता है, नव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। विवान देखता है तो नव्या उसे बैठने को कहती है। विवान बैठ जाता है। नव्या, इसमें उनकी गलती नहीं है विवान, वो बस मेरा कहना मान रहे हैं, तो क्या गलत है? और रही चोट की बात, वो विवान, चोट लग जाती है, पर जब तक हम उस चोट को याद करते हैं तो बस दर्द ही मिलता है। विवान नव्या की बात सोचने लगा तो नव्या मन ही मन बोली, इस वक्त कुछ पूछती हूँ या कहूँगी तो तुम्हें सही ना लगे, पर जो चोट तुमने दी है खुद को, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं पता, पर अब बस खुशी देना है मुझे। फिर मैं यहाँ से चली भी गई ना तो मुझे कोई गम नहीं। नव्या बोली। विवान विवान होश में आया और कहा, हाँ क्या हुआ? नव्या ने कहा, विवान, दादाजी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कहा है कि कल पूजा है तो हमें जाना है। विवान ने कहा, नहीं नव्या। नव्या विवान को देखने लगी तो विवान बोला, नव्या, मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हें सही नहीं लगे। दादाजी के कहने पर मैं आया क्योंकि मैं उन्हें मना नहीं कर पाया, पर मैं तुम्हारी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए ये पूजा होगी, पर सिर्फ दादाजी के लिए। नव्या विवान को देखने लगी पर उसने कुछ नहीं कहा, वो लेट गई। वहीं विवान भी अपने अपने ही कहे शब्दों में उलझ गया। अगली सुबह विवान की आंख खुली तो नीचे बहुत शोर हो रहा था। विवान ने कहा, इतना शोर क्यों हो रहा है? वो नीचे आया तो देखा सब काम में लगे थे। विवान ने देखा आधी हवेली सजी हुई है, सब अपने अपने काम में लगे थे। विवान ने एक सर्वेंट को रोका और कहा, ये सब क्या हो रहा है और मैम कहाँ है? वो सर्वेंट कुछ कहता कि उसे फिर किसी ने काम के लिए बुला लिया। अरे इधर आ, ये रह गया, ज़रा देख इसे। वो सर्वेंट, सॉरी सर, पर ये देखना होगा, मैं आपको बात मैं बताता हूँ। विवान कुछ कहता कि तब तक वो सर्वेंट चला गया। विवान ने कहा, ये क्या हो रहा है? वो इन सब में उलझा था कि तभी सामने से पंडित जी आते दिखते हैं। विवान उन्हें देखता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है, नमस्ते पंडित जी, आप यहाँ? दादाजी ने जो पूजा कही थी वो तो मंदिर में होनी है, बस तैयार होने ही जा रहा था। पंडित जी, राधे राधे। बेटा, आपका ही तो फ़ोन आया था हमें कि पूजा घर में है, इसलिए तो हम आ गए और सारे सामान की व्यवस्था हो गई ना जो हमने कहा था। विवान हैरानी से पंडित जी को देखने लगा तो पंडित जी बोले, पुत्र। विवान होश में आया और कहा, जी पंडित जी, सब हो गया है, आप चलिए, मैं तैयार होकर आया। और उसने एक सर्वेंट से कहा, पंडित जी को बैठाओ और इनका ध्यान रखना। सर्वेंट जी ने जी सर कहा और पंडित जी को लेकर चला गया। विवान अब भी समझ नहीं पा रहा था, वो कमरे में आ गया। वो आया ही था कि एक सर्वेंट आया और कहा, सर। विवान ने कहा, हाँ बोलो। सर्वेंट अंदर आया और उसने विवान से कहा, सर ये आपके लिए है, और विवान को देकर चला गया। विवान समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। उसने वो पैकेट खोला तो उसमें एक ड्रेस थी, पीला कुर्ता और सफ़ेद पाजामा। वो बहुत ही प्यारा था। विवान देखने लगा और फिर तैयार होने लगा। कुछ वक्त बाद विवान आया। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। एक पल तो सब उसे ही देखने लगे। अगर लड़कियां होती तो देख कर ही मर जाती। उसने विवान को मर जाती अपने विवान को। विवान आया और पंडित जी के पास खड़ा हो गया। सारा सामान आ गया, पंडित जी वहीं लगा रहे थे कि तभी वो बोले, नारियल कहाँ है? उसके बिना पूजा नहीं हो सकती। विवान किसी से कुछ कहता है तभी एक आवाज़ आई, पंडित जी ये रहा नारियल। वो
ये ना गलती से किचन में ही रह गया था, हमने देखा। अभी विवान ने जैसे ही देखा तो देखता ही रह गया। नव्या आ रही थी पीली साड़ी में, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। विवान तो बस देखता ही रह जाता है। नव्या पंडित जी को वो नारियल देती है तो वो पंडित जी उसे ले लेते हैं। नव्या विवान को देखती है, पर फिर वो सर्वेंट से कहती है पूजा शुरू होने वाली है, आप सब भी बैठ जाएं। सब बैठ जाते हैं। नव्या चुप रहती है। वो विवान को बैठने को कहती है और पीछे हो जाती है। विवान बैठ जाता है। पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। पंडित जी कहते हैं पुत्र आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी का भी इस पूजा में होना जरूरी है। विवान कुछ कहता कि नव्या वहां आकर बैठ जाती है और विवान के हाथ पर हाथ रखती है और पूजा करने लगती है। विवान भी पूजा में ध्यान देता है। 2 घंटे बाद पूजा संपन्न होती है। नव्या सबको भोग देती है, वो विवान को भी देती है और बिना कुछ कहे सोने चली जाती है। विवान को समझ नहीं आता है, लेकिन नव्या ये ना बोलना उसे अजीब लग रहा था। उसने पंडित जी को खाना खिलाया और प्रसाद देकर पैर छुए तो वो बोले तुझे तेरे हिस्से की खुशियाँ मिलेगी बेटा। तो जिसे प्यार करता है वो भी तुझसे उतना ही प्यार करता है। बस दोनों को समझना होगा और इन सब में बहुत बाधा आएंगी, लेकिन अंत में सब अच्छा होगा। तेरा प्यार तुझे बहुत चाहता है और वो भी बहुत पहले से। सौभाग्यवती भव। नव्या और विवान ने एक दूसरे को देखा और फिर नव्या चली गई अपने कमरे में। सब चले गए, सर्वेंट भी काम करने लगे। विवान ने दिल्ली फ़ोन कर बता दिया कि पूजा हो गई तो दादू भी बहुत खुश हुए और वो कल लौट रहे हैं। तो अंकुश ने फ़ोन लेते हुए कहा क्या यार नव्या, और तू अब गए ही हो तो घूमो ना, काम तो हर वक्त करते ही हो, अब कुछ वक्त साथ दो, साथ तो रहो तुम दोनों, समझो। और चल जा उसके पास, और फ़ोन रख दिया। विवान विवान ने कहा ये भी ना, और फिर कमरे में चला गया। वो कमरे में आया तो नव्या डोरी खोल रही थी पर उसे खोल नहीं रही थी। नव्या ने कहा क्या है ये, कैसे खोले हम, किसी को आवाज़ देते हैं। उसने मिरर में देखा तो विवान था। नव्या एकदम से पलट गई। विवान ने कहा वो सॉरी, मैं ऐसे ही आ गया, नोक नहीं किया, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। नव्या ने कहा नहीं, गलती हमारी है, आपका कमरा है, ध्यान हमें रखना चाहिए था। उसने साड़ी को सही किया और कहा हम जाते हैं अपने कमरे में, वहीं किसी को बुलवा लेंगे। वो जाने लगी कि विवान ने नव्या का हाथ पकड़ लिया। नव्या विवान को देखने लगी तो विवान नव्या के पास आया। नव्या पलटी हुई थी, पर नव्या को विवान की सांसें महसूस हो रही थी। विवान ने धीरे से उसकी डोरी बंद की तो नव्या की आंखें बंद हो गई। विवान बोला ये कमरा आपका भी है नव्या जी। नव्या ने आंखें खोल दी और बिना देखे कहा जब आप हमें पत्नी ही नहीं मानते तो ये कमरा भी मेरा नहीं है विवान। कहा था हमने, हाँ विवान आपने कहा था कि हमसे शादी कर सिर्फ दर्द मिला है आपको और हमारी फिक्र है आपको। उस दिन हमें जान लेना चाहिए तो आप हमसे नाराज हो गए, बात तक नहीं की, और आपने जो किया वो सही था विवान ने कहा वो क्या था, हमें अपनी अतीत की यादों से दूर रखना चाहते थे। हम अपनी अतीत की यादों को दूर रखना चाहते हैं और खुद को दर्द देते हैं, सोचा तक नहीं ना। नव्या अब गुस्से में थी। वहीं विवान हैरानी से बोला क्या दर्द, क्या किया मैंने नव्या। नव्या पलटी और कहा क्या किया तुमने, जानना है तुम्हें, आओ मेरे साथ। नव्या ने विवान का हाथ पकड़ा और उसे शीशे के सामने खड़ी करके बोली ये देख लो, और उसने अपने फ़ोन की कुछ तस्वीर विवान के सामने कर दी, जिसे देख नव्या के होश उड़ गए। वो कुछ बोल नहीं पाया तो नव्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा पत्नी नहीं मानती ठीक है, पर दोस्त तो थी ना, इतना सब क्यों, और क्या लगता है जब मेरा सुसाइड करना गलत था तो फिर तुम्हारा खुद को मारना सही है, कमरे बंद करके बेल्ट से खुद को मारना, ये घाव देना सही था। सोचा है जिस माँ और अपनी स्मृति के लिए जिसे तुम इतना प्यार करते हो वो तुमको ऐसे देख कैसे सोचते होंगे। जिस हवेली में उनकी यादें हैं उनमें तुमने अपने दर्द की चीख देकर सही किया। बोलो दादाजी को, अंकुश भाई सब जानेंगे तब क्या बीतेगी उन पर। बोलिए विवान। विवान ने नव्या को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो नव्या, मैं बस उन यादों से भागना चाहता था पर अब नहीं, तुम मेरे साथ रहो बस। नव्या मैं हूँ और हमेशा रहूँगी विवान, पर आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, अपने अतीत को अपना दर्द नहीं देंगे। विवान अब शांत हुआ तो नव्या बोली आप बैठो, मैं कुछ खाने को लाई। नव्या मुड़ी तो विवान ने उसे पकड़ा तो नव्या
तुम पत्नी भी हो मेरी। और हल्का सा किस नव्या के कान पर किया तो नव्या जम गई। विवान ने अब उसे कहा, मैं मंगवाता हूँ खाना, आप चेंज कर लो, और चला गया। नव्या अब भी विवान के एहसासों में थी। फिर वो चेंज करके चली गई। पर आज विवान का ऐसा करने से ना जाने क्यों उसे खुशी थी। वो खुद से बोली, मैं नहीं जानती ये क्या, क्यों तुम्हारी हर तकलीफ से मुझे फिक्र पड़ता है। नहीं जानती ये क्या है। तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, तब भी मुझे प्यार है तुमसे। हाँ, मुझे प्यार हो गया विवान आपसे, हो गया मुझे प्यार आपसे। नव्या को आज अपने एहसास समझ आ गए थे, पर विवान इस बात से अनजान था कि नव्या अब उससे प्यार करने लगी है। क्या विवान जान पाएगा? कुछ ही देर में विवान कमरे में खाना लेकर आता है और नव्या को आवाज़ देता है, नव्या खाना लग गया, आ जाओ। नव्या विवान की आवाज़ सुन शर्मा जाती है। जो अभी हुआ उसे वो याद आता है, पर फिर वो ठीक होती है और बाहर आती है। विवान के पास आकर बैठ जाती है। विवान उसे खिलाने लगता है तो नव्या उसी प्लेट से उसे खिलाने लगती है। तुम भी खाओ। विवान नव्या को देखने लगता है। फिर वो कहता है, कल घूमने चलोगी मेरे साथ? तुम्हें दिखाना था ये जगह। नव्या खुश होते हुए बोली, सच्ची? विवान मुस्कुराकर कहता है। तो नव्या खुश हो जाती है और उसे सब बताने लगती है जहाँ उसे जाना होता है। नव्या को ऐसे बोलता देख विवान मन ही मन कहता है, कितनी बार ये दिल अपने नाम लिखोगी नव्या? ये दिल बस तुम्हारे लिए ही धड़कता है, ना जाने कब से। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत। नव्या अपनी बात बताने लगती है और विवान बस उसे देख रहा होता है मुस्कुराते हुए। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।